स्वस्थ राष्ट्र के लिए जरूरी है मनुष्य का स्वस्थ रहना। प्रिवेंशन है, मतलब अगर सही चीज में। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। मेडिवेज फाउंडेशन की ओर से सैटरडे द 27 जनवरी को नई दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय था स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां और आगे 5 साल के कार्य। इस सेमिनार में देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख नाम इस प्रकार थे: GLA के प्रो चांसलर प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ पद्म विभूषण डॉक्टर के तलवार, मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू वालिया, एसोसिएट्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की कुलपति डॉक्टर नीलम गुप्ता, किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा सिंह जाधव प्रमुख थे। इस मौके पर बोलते हुए सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस बात पर तो संतोष जताया कि बीते 10 सालों में हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है। गंभीर रोगों से लोगों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने न केवल योजनाएं शुरू की गई हैं, बल्कि जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए आयुष्मान जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। कासा किडनी क्लिनिक से जुड़ी किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा सिंह जाधव ने कहा कि 2030 तक भारत के डायबिटीज कैपिटल होने की बात कही जा रही है। इसे देखते हुए हमें आज से ही सतर्क हो जाने की जरूरत है। इसका सीधा असर हमारी किडनी पर होता है और हालात डायलिसिस तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर शुरुआत में हम किडनी रोगों के प्रति सचेत रहें तो दवाइयों से ही इलाज संभव है। आंकड़ों सहित उन्होंने बताया कि 2013 से 2019 के बीच 48,000 किडनी ट्रांसप्लांट भारत में हुए हैं, लेकिन लोगों में मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रवृत्ति न होने से इस काम में कठिनाई आती है। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि अभी सरकार के स्तर पर जितना काम करने की जरूरत है, उससे अधिक जरूरत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लोगों में जनजागरण पैदा करने की है। इस काम में मेडिवेज फाउंडेशन जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मैक्स हॉस्पिटल की कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू वालिया ने इस मौके पर कहा कि कैंसर एक तरह का दीमक है जो उसको तो खाता ही है जिसे हो जाता है, लेकिन इसके इलाज के लिए जो खर्च होता है उसके कारण उसके पूरे परिवार को खा जाता है। भारत में कैंसर रोगों की जांच और इलाज में बहुत अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही करते हैं। अस्पतालों में तब पहुंचते हैं जब कैंसर काफी बढ़ चुका होता है। अगर इसको शुरुआत में ही जांच से पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज आसान होता है। महिलाओं में कैंसर की समस्या पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की समस्या अधिक है। हर 10 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से मर रही है। अब इसकी रोकथाम के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन इसकी जानकारी का अभाव होने से लोग सर्वाइकल कैंसर का टीका नहीं लगा पाते। मीडिया को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं की जिंदगी सर्वाइकल कैंसर से बच सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वस्थ राष्ट्र के लिए जरूरी है कि वहां के नागरिक स्वस्थ हों। एसोसिएट्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के डीजी डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने कहा कि भारत में हेल्थ को लेकर कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। इसे सबसे पहले 2007 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी ने शुरू किया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ को पहली बार महत्व मोदी सरकार में मिला। आयुष्मान कार्ड जैसी महत्वाकांक्षी योजना गरीब आदमी को गंभीर रोगों में इलाज की सुविधा देता है। इसके साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी शुरू किया गया है। फिर भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अभी बहुत बेहतर नहीं हुई है। देश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1.5 हॉस्पिटल बेड हैं। इसमें भी राज्यों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत असमानता है। मसलन बिहार में प्रति 1000 पर 0.3 बेड है, तो कर्नाटक में सर्वाधिक 4.2 बेड हैं। इसी तरह अधिकांश अस्पताल सिर्फ बड़े शहरों में ही हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आज भी अस्पतालों का घोर अभाव है।
डॉक्टर ज्ञानी ने कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में सबसे अधिक काम किए जाने की जरूरत है। अगर स्वास्थ्य जागरूकता पर 1.5 रुपया खर्च किया जाता है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर 10 रुपये की बचत होती है। हृदय रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर के तलवार ने कहा कि सब्सिडाइज्ड इंश्योरेंस की शुरुआत होनी चाहिए ताकि आम आदमी के लिए इलाज का खर्च उठाना आसान हो। वातावरण की स्वच्छता और साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके हम कई सारे रोगों से बच सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि टेक्नोलॉजी के कारण अब हृदय रोगों का इलाज काफी आसान हो गया है। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने छात्रों में स्वास्थ्य जागरूकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर सिर्फ पढ़ाई का दबाव नहीं बनाना चाहिए बल्कि उन्हें खेलकूद के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनकी शारीरिक गतिविधि भी होती रहे। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी भविष्य के नागरिक हैं। वो स्वस्थ रहेंगे तो देश विकास करेगा। इस मौके पर बोलते हुए प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान ने कहा कि आरोग्य पुरुषार्थ का मूल कारण है। एक बीमार व्यक्ति कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी और समाज की सेवा कर सकता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में व्यक्ति के स्वस्थ रहने पर बहुत बल दिया गया है। विदुर नीति में तो आरोग्य को ही सबसे बड़ा सुख कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जीवन दर्शन और आचरण को अपनाया जाए तो शरीर और मन में बीमारी के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इस मौके पर मेडिवेज फाउंडेशन की ओर से विभिन्न विभूतियों को उनके सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट से जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के पद्मश्री जवाहरलाल कौल, दिव्यांग विभूति रमनलाल माधवलाल पटेल और राष्ट्रगाथा के संस्थापक श्री भारत भूषण के नाम शामिल हैं। समाज में स्वास्थ्य, कला, पत्रकारिता व अन्य क्षेत्र में बदलाव लाने वालों को दी चैंपियन ऑफ चेंज से सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से डा. अनुज सिंघल, संजय चतुर्वेदी, अरविंद, रवि प्रकाश, कन्हैयालाल, सौरभ दुबे, डा. नितिन अग्रवाल, डॉक्टर हरीश चंद्र बर्नवाल, एयर कोमोडोर स्वप्न समाधार, राकेश आर्य, दीपक तोमर, मोनिका अरोरा, गीतांजलि शर्मा, नेहा, विनीता देवी, डा. श्वेता श्रीवास्तव, इमर जैदी, अंबर जैदी और अनुज भाटी शामिल रहे। ज्ञात हो कि मेडिवेज फाउंडेशन दिल्ली के ब्रिजेश श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव द्वारा शुरू किया गया प्रयास है। ये फाउंडेशन मुख्य रूप से गरीब महिलाओं के बीच हेल्थ अवेयरनेस के साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों पर काम रहा है। मंच का संचालन डॉक्टर राजश्री भट्टाचार्य और मोनिका अरोरा ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति के साथ ही प्रमुख रूप से साई शरणागत, पूर्व डीआईजी सच्चिदानंद राय, राजेश गुप्ता, राकेश मिश्रा, राहुल, पूर्व आईजी बीएसएफ सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अंकित सिंह, ज्ञान पांडेय रहे। कार्यक्रम के आयोजन में एनआईएस, गेल इंडिया, इफ्को, प्रूडेंट स्कूल, कासा किडनी, एआरआर रिक्रूटमेंट, एआरआर मैडी और मीडिया सोशल मीडिया रिसर्च फाउंडेशन का योगदान रहा। Thank you, Monica ji. Good evening, everyone. I'm Dr. Rajarshi Bhattacharya. I head the Science Foundation. I am a corporate physician for the Times of India and the Chief Medical Officer for Hindustan Power. So I've been associated with Medicaid since many years and I've known wonderful work that they are doing. So ladies and gentlemen, esteemed guests, healthcare visionary, a distinguished welcome to the grandeur of intellect and innovation, the Healthcare Horizons, India's Decade in Review, in the next 5 years of DC Summit. So I'll speak in English because we have somebody speaking in Hindi already. Today we converge not merely for an event, but for a transformative experience curated meticulously by the visionary organization Mediways Health Foundation. Renowned for its unwavering commitment to advancing medical research, promoting wellness and providing comprehensive healthcare services, Mediways Health Foundation stands as a paragon of excellence in the healthcare landscape. The healthcare industry in the last decade has undergone massive change from advancing technology to a pandemic. There has been past predictions that could not be foreseen. The four advancements that we've experienced in the healthcare are the use of digital technology, healthcare analytics becoming mainstream, telemedicine gaining traction, and value-based care in the future. Aligning with the global trends, India, under the able leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has shown the world
on how we not only can be self-reliant when it comes to healthcare, but also a leader in supporting other nations to tackle healthcare issues. India has emerged as a leader in global pharmaceutical industry. You know, with the vaccines that we have created and we have supplied to the entire world, that how good our pharmaceutical technology and experience and talent is in India. So now the time has come for its leverage, its talent pool and cost advantages across the wider spectrum. India will grow at a nominal growth rate of more than 10% over the next decade or more, and is going to be able to offer products of scale with better productivity. That opens up a huge opportunity, not for the domestic market, but also for global companies. In addition, India is a talent pool. There's a large number of educated, talented and aspiring young people in India, and I believe it's going to be the biggest trend going forward. Further, government policies during and after COVID-19 were structured to support the manufacturing industry, growth in the market of India, and encourage people to invest in the country. All these factors create a big opportunity for India to become a world leader. In crafting this summit, Mediways Health Foundation has meticulously orchestrated a platform where thought leaders, industry stalwarts, and experts converge to dissect critical themes: technological advancements, policy reforms, accessibility, sustainability, and innovation. This is more than an event. It is an epoch-making moment. It is a call to action, an incubator for ideas that transcend discourse and transmute into tangible solutions. Collaboration isn't a choice, it's our imperative. Welcome esteemed guests to Healthcare Horizons, a nexus where ideas germinate, collaborations thrive, and the future of healthcare in India is meticulously sculpted. Let the symphony of intellect and innovation commence. A big round of applause to the thought leaders on stage. Without much ado, I would like to invite Dr. Neha Singh Jadhav on stage to share her experience and intellect with this crowd. Dr. Neha Singh Jadhav is a consulting nephrologist, Kasha Kidney Clinic, and she's a senior consultant. So welcome, Doctor. So, good evening everybody, I'm Dr. Neha Singh. Thank you to the organizing committee for giving me this opportunity to speak among such distinguished dignitaries. The topic for my today's talk is advances in dialysis and kidney transplant, looking back and moving forward. Thank you. So, as we all know, chronic kidney disease is a major contributor to global mortality and morbidity. The deaths attributable to chronic kidney disease have almost doubled in the last 2 to 3 decades. It's very alarming. We have around 2 lakh patients on dialysis currently, and every year 1 lakh new patients keep adding to this pool. This is a very alarming number. We know the common symptoms of kidney diseases. It can be very vague and non-specific, hence they are missed during the early stages. Non-specific symptoms like loss of appetite, weakness. Some may have more specific symptoms like swelling on the legs or breathing difficulties while lying down or doing physical activities. On routine examination, some patients may be found to have high blood pressure. Such patients should be evaluated to rule out any other renal or cardiac complications. So the most common etiologies of kidney failure in India are diabetes and high blood pressure, which account for 70% of cases. This number has gone up and it's steadily going up.
Hence the importance to screen all the diabetics and hypertensive annually, if not more frequently is required. Rare causes of kidney diseases are genetic inherited disorder, renal stones, and less common glomerular diseases. So by 2030, it is expected that India will become the diabetes capital of the world. This is very alarming, and we need to screen all our diabetic patients early on in the disease. So coming to the stages of CKD, there are 5 stages. Stage 1 is where the kidney function is maximum, around 90% or above, and as the severity of the disease progresses, up to stage 5, kidney function is only around 10 to 15%. Then we do not have much to offer to our patients apart from dialysis or a transplant. Medications usually do not help in severe stages. What is the prevalence of CKD in India currently? It stands at 17.2%. It's a very high number. But the good part is that most of the cases are in stages 1, 2 and 3, where there are medications which have entered in the last decade which offer us protection for preventing diseases and retarding the progression of these diseases to end stage, so that dialysis and transplant can be avoided or delayed at least. But most unfortunate thing is most patients present to us on stage 5, where nothing much can be done. So what are the factors which drive the chronic kidney disease burden in low resource countries like India? First is the mass exodus of medical professionals. As we all know, medical doctors choose to flee the country and to foreign nations for better job prospectus, better lifestyle. Next, we have inadequate healthcare infrastructure. Ever so, the government is trying as hard as they can to improve the healthcare infrastructure, but rural India does require more enhancement of healthcare infrastructure. Then the personnel who are there in the dialysis and kidney transplant, the working staff, they are not sometimes in some areas they are not very well trained, and they are offered very short-term courses for training. That is not proper, and it leads to low quality of dialysis. That should be looked into. Then most common thing is that patients do not have insurances or reimbursement plans. Hence, it leads to out-of-pocket financing, which poses a burden on the family. Currently available renal replacement therapies in India, hemodialysis, which can be both in-center and home. Second is peritoneal dialysis, which is also a type of home dialysis. Third and the last is kidney transplant. Kidney transplant can again be live or it can be a disease donor transplant. If you look at the mortality of patients on dialysis, it is very alarming. If 100 patients are started on dialysis today, at the end of 1 year, only 80 survive. And at the end of 5 years, only 40% survive and 60% succumb. These are very alarming figures. So despite its life-sustaining nature, dialysis poses a major burden on the family and the patient. They face many challenges like low self-esteem, like various mental health issues, anxiety, depression, various eating disorders. They also require an accompanying person with them, which leads to loss of work hours for that accompanying person, which poses a financial burden on the family. Then frequent hospital visits twice or thrice a week, which leads to transport and travel-related logistic issues, and increased risk of infection because the person has to come to hospital twice or thrice a week, which poses infection, in turn leads to increased rate of hospitalization for such patients. So what is the way forward? Kidney transplant. India organ transplant data is robust. We did 48,000 transplant from 2013 to 2019. Of these, 90% were live-related transplant and only 10% were disease donor transplant. Still, more than 3 lakh patients are waiting for transplant in our country. And unfortunately, 90% of them die because of lack of available organs. So if we look at the organ-specific data which are donated by the disease donor, thankfully for us nephrologists, kidney is the most donated organ. If we look at state-wise data, again, the south states of Tamil Nadu and Karnataka ever since have done maximum number of transplants, both live and disease donor. They have a robust disease donor transplant program. Something we can learn from them.
So like in all forms of life, gender disparity exists in renal transplant too. When we look at the renal transplant recipients, male receive the transplant maximum, 89% of the time. But when it comes to kidney donation, only 34% of the males donate kidneys. Very alarming, sad but true. And look at the spousal donor data. 90% donors are wives. That means 90% of the time, women donate kidneys to their husband, but only 10% of the time the husbands give kidney to their wives. Very sad. Okay, the success rate of transplant in India. We have, in the last decade or two, our survival rates have increased considerably. Our survival rate at 1 year stands at 96.2%, and 5-year survival stands at 84.2%. Very good and much better than survival rates of patients on dialysis. Also, the disease donor transplant, if you look at it, survival rates are much better than that of patients on dialysis. So if we look at the cost-benefit ratio of dialysis versus transplant, any single dialysis session costs anywhere between $9 to $45, and monthly it will be around $72 to $360. If it's twice a week dialysis, if it's thrice a week dialysis, the rates will go up. And also if a patient is on peritoneal dialysis, the rates are more than that for hemodialysis. These are including the cost of investigations and drugs. So transplant is again the way forward because it's just a one-time cost plus medicine. So looking forward, in the last decade or so, various new drugs have come on the horizon, such as drugs for diabetic kidney disease. They offer considerable help in retarding the progression of diabetic kidney disease. Also, various other kidney-specific diseases like IgA nephropathy. There are many new drugs which retard these diseases and do not and help them. So hemodiafiltration is the next thing, which is a new form of dialysis. It is better than conventional hemodialysis in many ways. The problems with a patient on conventional hemodialysis, the problems which they face, the hemodiafiltration alleviates them. Like it reduces the hypotension, it improves their nutritional status, it improves the overall patient survival. But hemodiafiltration is not available everywhere and not all insurances cover them. Especially government insurances do not cover hemodiafiltration in many places. If you look at the studies also, hemodiafiltration has been proven to be superior to the conventional hemodialysis. Another thing, artificial kidneys, which are a lot of topic of hot debate in nephrology. These are portable artificial kidneys in which the dialysis machine size has been reduced a lot to less than around 30 kg so that they can be placed at home and a patient can do dialysis at home. Next are the wearable artificial kidneys in which a dialysis machine is made so compact it can be worn on the belt, on the waist like a belt. Third are the implantable bioartificial kidneys in which the kidney can be transplanted inside the human body. So that's the conventional hemodialysis. That's the portable hemodialysis where the machine is outside, and that is the implantable dialysis in which the bioartificial kidney, the entire kidney is placed inside the human body. These are all under research, clinical research. Nothing has been approved so far, but the studies are going on. This is the prototype of a wearable artificial kidney. This is a prototype of a bioartificial kidney which can be placed inside the human body entirely. So what is, if you have a donor, but the donor is blood group incompatible and tissue incompatible, what do? Swap transplant is the way forward. In IKDRC Ahmedabad, Dr. Vivek Kote has conducted the largest donor kidney pair transplant. It's called a domino chain. He simultaneously did transplant for 10 pairs who were mismatched, and it was very successful. It was the largest one in Asia so far. So the need of the hour is of increased organ donation. Various organizations like Organ India, Mohan India Foundation carry out good activities of spreading awareness of organ donation continuously. Various celebrities also have come forward and pledged to donate organs. So in case there are no organ donors available, either live or deceased, the upcoming thing under research yet again is xenotransplant, where kidneys from genetically modified pigs are transplanted into humans. Under research, but it has many ethical and social issues which need to be addressed.
So, in conclusion, prevention is better than cure. Early referral to a nephrologist, early on in diseases. Number of dialysis units should be increased throughout the country, especially in public sector. Already existing public sectors are super saturated. All the dialysis units in AIIMS everywhere are super saturated. They do not take dialysis patients. Then awareness of peritoneal dialysis, home hemodialysis, inclusion of peritoneal dialysis in government schemes is very important. Right now, government schemes do not cover peritoneal dialysis. And handling of waste generated by dialysis unit is also something we should keep in mind because lots of plastic waste is generated. Then at last, kidney transplant should be offered to everybody on end-stage kidney failure. Thank you. Thank you, Dr. Neha. Just one question I had. Going forward, will the cost of treatment for CKD by any form decrease? Is there any methodology or any advancement that we are doing wherein the cost because it's a pretty high kind of expenditure treatment? So basically, if you look at the treatment, the permanent treatment would only be a kidney transplant. Government itself, there are many healthcare schemes, so in which the kidney transplant is happening free of cost in various hospitals across India and across the country. That is the permanent solution. But dialysis, yes, the government is doing dialysis free of cost under various schemes like Ayushman and ESI. But some patients become unfit for dialysis also. Then what? So kidney transplant is the way forward. Yeah, so taking a leave from that kidney transplant, I started an organ donation campaign for the Times of India. I still remember Mohan Foundation and Organ. So these were the organizations which we unearthed and took it ahead under the wings of Times of India. And it's now become a huge success. So I would request everyone who's not an organ donor yet, please pledge for organ donation. We have Dr. Nilima Gupta here. हमारे बीच में डॉक्टर नीलिमा जी आ चुकी हैं। मैं रवि प्रकाश जी से निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर नीलिमा जी का स्वागत करेंगे। आज की हमारी विशेष अतिथियों में शामिल हुई हैं आप, और आपको हम एज अ स्पीकर भी आपके अनुभव हम श्रवण करेंगे। जोरदार करजत ध्वनियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर नीलिमा जी का। रवि प्रकाश जी स्वागत करते हुए कृपया मंच पर चले आए। Very good evening to all of you. क्षमा कीजिएगा, I don't have a PPT. I was under the impression that it is just a talk. नहीं तो मैं एक PPT ज़रूर लेकर आती. I will just keep my words simple and short. आज मैं जिस बीमारी के बारे में चर्चा करूँगी उसे दुनिया एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज के नाम से जानते हैं, यानी सब बीमारियों का राजा कैंसर। सो कैंसर एक सिंपल बीमारी नहीं है। कैंसर एक तरह की दीमक है जो ना केवल उस इंसान को खाती है जिसमें होता है, बल्कि उसके परिवार को, उसके आसपास वालों को, उसके चाहने वालों को, सभी को छू देती है और बड़ी बड़ी बुरी तरह से झंझोर देती है, जिसे हम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर में एडवांसमेंट नहीं हुई है। यस, कैंसर में भी बहुत एडवांसमेंट हुई है, पर अगर हम इस बीमारी के बारे में जानें तो कैंसर किसी में भेद नहीं करती, ना वो पुरुषों में हो, मतलब एनीथिंग, एनी जेंडर, पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है, आप बड़ी उम्र के हैं तब भी हो सकती है, और आज की डेट में बच्चों में भी हम कैंसर को पाते हैं। सो इररिस्पेक्टिव, कैंसर आपकी पॉकेट में नहीं देती है, अमीरों में भी होती है, गरीबों में भी होती है, हर तरफ अक्रॉस ऑल कास्ट क्रीड ये बीमारी ऐसी है जो हर एक को, किसी को भी छू सकती है। हाँ, आज की डेट में कैंसर में बहुत सारी नई व्हाट डू यू से एडवांसमेंट्स हो गई हैं, डेवलपमेंट्स हो गई हैं,
बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स हैं जिसे हम आज की डेट में कैंसर में एडवांस थेरेपीज कर सकते हैं या कैंसर को मॉलिक्यूलर लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या जेनेटिक म्यूटेशंस है, किस जीन के लेवल पे कौन सी म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो रहा है और कौन सी हम एडवांस थेरेपीज दे सकते हैं ताकि हमारे रिजल्ट्स बेटर हो। ये सब कैंसर में काफ़ी हद तक एडवांसमेंट हो गई है। पर क्या इन सब एडवांसेस के बाद भी आज हम कैंसर पे विजय कर पाए हैं? देन द आंसर इज बिग नो। We have still failed miserably to conquer cancer, and the concern that is with our country is not just only conquering cancer, it is also the concern is late diagnosis of cancer. क्या हमारे में कैंसर ज़्यादा है compared to the Western world? Then you will be surprised to know कि no. I mean, cancer is more in the Western world. यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में कैंसर हमसे बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी हमारे के देश में जो डरने की बात है, जो सोचने की बात है, वो ये है कि हमारे देश में जो कैंसर पाया जाता है उसमें ज़्यादातर कैंसर एडवांस स्टेजेस में होता है, स्टेज 3 और स्टेज 4 में होता है। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कैंसर के केसेस हैं जो स्टेज 0 पे पकड़े जाते हैं, स्टेज 1 में पकड़े जाते हैं। हम में से शायद बहुत सारे लोगों ने स्टेज 0 कैंसर के बारे में सुना भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वी डू नॉट नो अबाउट कि हम कैंसर को कैसे जल्दी पकड़ सकते हैं। हाँ, कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है और जितना जल्दी, कैंसर में तो सारा खेल ही स्टेज का होता है। जितनी अर्ली स्टेज में हम कैंसर को पकड़ते हैं, जितनी अर्ली स्टेज में हम कैंसर के बारे में जानते हैं, उतना ज़्यादा चांस होता है कि हम कैंसर पे पूरी तरह से विजय पा सकते हैं। आज हमें मालूम है कि इंडिया इज बिकमिंग अ मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। इट इज गोइंग टू बिकम अ बिग इकोनॉमिक फोर्स इन द कमिंग ईयर्स। बट कोटिंग द वर्ड्स ऑफ सर विंस्टन चर्चिल, healthy citizens are the greatest asset any country can have. So health of the nation is very important. Economical health के लिए भी एक healthy nation बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हम WHO के डेटा की बात करते हैं तो वर्ल्ड ओवर में कैंसर सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ का। ऑलमोस्ट 96 lakhs of people lose their lives to cancer every year. And in our country also cancer is no stranger. और बहुत जल्दी कैंसर के जिस वो रेट्स में, बीमारियों के रेट में ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज़्यादा हमें कहा गया था कि कुछ हमें ऐसे मुद्दों के बारे में बात करनी है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में बात करने से हम अब छुप नहीं सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की। सो अवेयरनेस तो है, कैंसर के बारे में सब जानते हैं, बट क्या उतनी अवेयरनेस है जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए? So if I talk about, I see most of the people in the audience who are of my age group only. So we remember कि जब हम बच्चे होते थे तो हमें कैंसर के बारे में क्या मालूम था? वो जो मूवीज आई थी उस समय, आनंद, that was one movie at that time, and Millie, and that was our exposure about cancer at that point of time. And today I will not be surprised that बहुत ज़्यादा कैंसर है। मतलब हाँ, ऐसा कोई भी नहीं होएगा जिसके पास पड़ोस में, परिवार में या जानने वालों में या जिनको वो रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैंसर से लाइफ अफेक्टेड होएगी। बट अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट, the efforts which the government had put the heart and soul in conquering corona. The way जब कोविड हुआ और हम देखते थे, कोई भी चैनल आप खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, कहीं भी खोलिए, तो एक कोरोना मीटर हम कहा करते थे कि एक टीवी में, एक हर जगह स्क्रीन पे एक कोरोना मीटर चल रहा होता था। एंड वी सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी वुड नो आज दिल्ली में इतने नए कोविड के केसेस हुए, आज बंगाल, आज हैदराबाद में इतने नए कोविड के केसेस हुए। What it actually did is it made us aware कि ये बीमारी बढ़ रही है, we have to take precautions. But do we know that, can we have the same awareness for cancer? Do we know there are certain cancers which are taking lives every 10 minutes? Something like cervical cancer, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, हर 10 मिनट में हमारे देश में एक महिला सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी लाइफ खोती है। Why can't we have a similar awareness campaigns for cancers also
in our media, in our whatever kind of media that we promote, whether it is TV or print media or whatever media, where we know कि हाँ कल या इस महीने भारत देश में दिल्ली में इतनी कैंसर की डेथ्स हुई, या इतने सर्वाइकल कैंसर के नए केसेस पाए गए, या इतने लंग कैंसर के केसेस पाए गए। इसका मतलब ये नहीं है लोगों को डराना, इसका मतलब है कि हम आंखें बंद करके ना बैठे कबूतर की तरह कि बिल्ली आ रही है। We need to know that the next epidemic, we are sitting in a pandemic and cancer is also going to be it's a big thing. It is something spreading like an epidemic in our country. And when we talk about awareness, I will just quote a simple example. Very recently, last week only, I saw a lady, एक मतलब she was 45-50 के करीब की उनकी उम्र थी, and an educated lady. She was a principal of a school. And when I saw her, she had a big lump in her breast. उनकी breast में एक बहुत बड़ी गांठ थी, तकरीबन 8 सेंटीमीटर की। जो 8 सेंटीमीटर की गांठ थी, वो कैंसर की गांठ थी, वो ओवरनाइट तो नहीं होती। और मेरा एक सिंपल सवाल था कि ये कब से है? एंड शी सेड 8-9 महीने हो गए। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज 8-9 महीने से आपके ब्रेस्ट में कैंसर की गांठ है, तो आपने अभी तक कहीं दिखाया नहीं, कोई जांच नहीं कराई। एंड वेरी इनोसेंटली शी सेड कि मैडम कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उसमें दर्द ही नहीं हो रहा था। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि ये कोई गांव की महिला नहीं है जो हम सोचे कि अवेयरनेस नहीं है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है। ये एक शहर की पढ़ी लिखी महिला है जिसने अपने ब्रेस्ट में गांठ जो हो रही है, जो पिछले 8-9 महीने से हो रही है, और कोई जांच नहीं कराई बिकॉज शी इज नॉट अवेयर। सो द फर्स्ट एंड foremost step that is required and that is requested from everybody, although the government is putting a lot of efforts, is that we have to increase the awareness level of this disease also, and very pertinent and very important, and the media has to come up in a big way, because yes, these things can be very dragging. They do not make a good story. Of course they do not make a good story, but they are required for the health of the nation. Second step in this thing forward is screening program. ऐसा क्यों होता है? आपने से किसी ने मेरे से सवाल नहीं पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर यहीं पर भारत देश में हम कहते हैं कि हमारे जो कैंसर के केसेस होते हैं ज़्यादातर स्टेज 3-4 में होते हैं, और हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो ज़्यादातर केसेस स्टेज 1 में और स्टेज 0 में होते हैं, तो क्या हम किसी तरह से डेफिशिएंट है? क्या हमारी डॉक्टरी पढ़ाई किसी तरह से कम है? क्या हमारे डॉक्टर्स अप टू द मार्क नहीं है? क्या हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क नहीं है? सब कुछ है। अगेन प्राउड टू से कि आज thanks to the efforts of the government and everybody, and thanks to all these efforts that are happening for last few years, that कि healthcare आज इंडिया में बहुत अच्छा है, but फिर भी लोग लेट क्यों पकड़ में आते हैं? बिकॉज यहाँ पे इफेक्टिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स पे जोर नहीं दिया जाता। जैसे मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग होंगे जो जानते होंगे कि हर महिला को 40 साल की उम्र के बाद, बिल्कुल स्वस्थ महिला को अपनी मैमोग्राफी, जो एक सिंपल ब्रेस्ट का एक्सरे है, साल में जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कैंसर की गांठ पता लगे वो मैमोग्राफी में पकड़ी जा सकती है जब वो सिर्फ स्टेज 0 में है। इसी तरह बहुत सिंपल टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर की। सो फॉर्चुनेटली कैंसर ऐसा नहीं होता कि आज रात को आप सोए और कल कैंसर हो गया। बहुत सारे कैंसर्स को टाइम लगता है कैंसर बढ़ने में, और वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम कैंसर को स्टेज 0 में पकड़ सकते हैं। और स्टेज 0 में पकड़ने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, एडवोकेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। सिर्फ हमें अपने हेल्थ केयर, हमने अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज में इनको इनकॉर्पोरेट करना है, और सरकार को भी और ज़्यादा फोकस करके इसको और ज़्यादा से हमें शोर मचाना है और लोगों तक पहुंचाना है कि कैसे हम ये स्क्रीनिंग टेस्ट करके हम कैंसर को बिल्कुल स्टेज 0 में पकड़ सकते हैं और इस बीमारी के ऊपर विजय पा सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक यू, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोगों ने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाई है? जस्ट बाय द रेज ऑफ हैंड्स। सो अगेन हम दिल्ली शहर में हैं, हम बहुत सारे एजुकेटेड लोगों के बीच में, पढ़े लिखे, ये हमारी देश के बिल्कुल जैसे कहते हैं द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, और पूरे हॉल में आई कुड सी ओनली 3 हैंड्स। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ अ वैक्सीन विच हैज गॉन थ्रू वेरियस टेस्ट, जो हम आज लगाते
लगाते हैं तो हम सर्वाइकल कैंसर से बिल्कुल मुक्ति पा सकते हैं। सो सिर्फ शायद या तो 3 लोगों ने लगवाई है या तो 3 लोग ही इस वैक्सीन के बारे में जानते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ सालों पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि कैंसर को भी आप एक सिंपल वैक्सीन लगाओ तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, और आज तो हमारे देश में हमारी अपनी इंडियन वैक्सीन है और जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने इतना ज्यादा प्रमोट करा और वो इतने सस्ते कम दामों में अवेलेबल है। बट अगेन वेयर वी आर लैकिंग इज द अवेयरनेस कि आज कितने लोग जानते हैं कि हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ये वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। और हम उस बीमारी की बात कर रहे हैं जिस बीमारी से आज भी हमारे देश में हर 10 मिनट में एक महिला अपनी जान खोती है। सो वैक्सीनेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग and this also should become a part of the national immunization program। सरकार ने बहुत करा है, स्कूलों में वैक्सीन लड़कियों को लगवाई है, प्रोवाइड करी है। नेशनल और जरूरत है कि हम इसे एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट बनाए। और इवन इसके अलावा आप में से कितने लोग जानते हैं कि अडल्ट वैक्सीनेशन होती है? बहुत सारी कंट्रीज में 50 साल के बाद निमोनिया वगैरह ऐसी बीमारियों की भी अडल्ट वैक्सीनेशन लगाई जाती है। जो अडल्ट वैक्सीनेशन भी हमारे में काफी स्कोप है हमारी कंट्री में कि हम इसको स्ट्रेंथन कर सके। तो जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड है, हमने अपने बुजुर्गों का घरों में क्या वैक्सीनेशन कार्ड बनाया है? बनवाना चाहिए। क्या हम उनको वैक्सीनेशन करवाते हैं? इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, क्या हम उनको न्यूमोकोकल वैक्सीन करवाते हैं? शायद हम में से बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते भी नहीं। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में जानना है, अपने डॉक्टर से बात कराइए। महंगी वैक्सीन नहीं है, इसको इनकॉर्पोरेट कराइए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने जानकार, अपने आसपास वाले लोगों को दीजिए। और आई विल आल्सो रिक्वेस्ट people like Mediways only to spread this information, because again a healthy nation is a strong nation. Health is everybody's priority. Last but not the least, हम सब जानते हैं, अगर मैं सबसे पूछूं कि कैंसर का एक मुख्य कारण बताइए तो ये हॉल क्या बोलेगा? कुछ तो बोलिए। यस, टोबैको, तंबाकू। हम सब जानते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तो वो एड देखते हैं, मुकेश की आती है, टाटा वाली एड, है ना? पर हम बाहर निकलते हैं तो हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, तंबाकू हम इतने सालों से जानते हैं, 200 सालों से हम जानते हैं कि तंबाकू कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं, हर सिगरेट पैकेट पे लिखा जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपके एड्स वगैरह जब आती है नीचे वो आता है, मुकेश वगैरह की, टाटा वगैरह की सारी एड्स आती हैं। बट इससे भी आगे शायद हमें कुछ और चीजें करनी पड़ेगी। हमें शायद एक्साइज ड्यूटी तक, तंबाकू इंडस्ट्री भी काफी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, तो इस वजह से शायद सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं काफी तरह से। हम तंबाकू को बिल्कुल बंद नहीं कर पाए हैं, बट उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। शायद हमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। शायद हमें ऑल्सो हमारे जो सो कॉल्ड हीरोज हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, जो तंबाकू को प्रमोट करते हैं ऑन स्क्रीन, शायद उस पर भी कुछ टैक्सेस वगैरह कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कुछ साल पहले पियर्स ब्रॉसनन आए थे, जो जेम्स बॉन्ड, द वन हु हैज बीन एक्टेड इन द जेम्स बॉन्ड मूवीज, एंड व्हेन ही स्टूड ऑन द स्क्रीन एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि वो पान पराग की ऐड कर रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले लगा कि शायद उनको पता भी नहीं वो किसकी ऐड कर रहे हैं। हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम सब फॉर्चुनेटली, भगवान की दया है कि हम संपन्न फैमिली से हैं, और यही मैं दरखास्त करूंगी अपने ये फिल्म स्टार्स, हीरोज, जब हम इतनी संपन्न फैमिली से हैं, रोटी की चिंता नहीं है, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप दैट वी कैन से इज वी डू नॉट एंडोर्स दीज एक्ट्स जो हमारे युवा को, हमारे यूथ को गुमराह करती है towards taking tobacco and trying to what do you say, the copy the so called heroes on the screen. आज भी हर बच्चा कोशिश करता है कि रजनीकांत की तरह सिगरेट को घुमा के कैसे मुंह में डालेगा। So we have to show them the real world, the real photo, the real photograph of smoking is not a glamorous photograph. It is a photograph of death, disease and suffering. That is something which needs to be propagated. And coming to tobacco, what we also need to know that it is not the active smoking which is harmful, it is also the passive smoking which has become harmful. आज से कुछ
साल पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी तो मेरे ज्यादातर लंग कैंसर के केसेस जो होते थे वो पुरुष ही होते थे और ज्यादातर लोग वो धूम्रपान करते थे। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो धूम्रपान नहीं करते फिर भी लंग कैंसर से पीड़ित है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो धूम्रपान नहीं करती फिर भी लंग कैंसर का शिकार होती है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमारा एनवायरनमेंट को भी साफ रखना हमारा काम है और इसी में हमें सरकार की बहुत सारी हेल्प की जरूरत है। पोल्यूशन इज द न्यू स्मोकिंग दैट इज हैपनिंग। हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, इवन जो हवा हम अंदर ले रहे हैं वो इतनी पोल्यूटेड हो गई है कि कहां तक हम इन बीमारियों को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें सरकार के बहुत सारे कदम आएंगे और हम जैसे इंडिविजुअल्स के भी आगे बहुत सारे कदम आएंगे। हमें पॉलिसीज बनानी होगी, एक्टिव पॉलिसीज बनाई होंगी, कार पूलिंग की कैसे कैसे बहुत अच्छे ठोस स्टेप्स लिए हैं सरकार ने, जैसे डीजल गाड़ियों को वीन आउट करा है और बहुत कुछ करा है और स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम और चेंज कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, first of all, hats off to our last 10 years of our government, last 10-15 years, what we see is lot of focus on research, कि हम अपनी वैक्सीन ला पाए, इवन कोविड में भी इंडियन वैक्सीन आ पाई, कैंसर की इंडियन वैक्सीन आ पाई। सो रिसर्च ऑल्सो, बट अगेन देयर इज अ बिग गैप, रिसर्च ऑल्सो नीड्स टू बी फोकस्ड इन अ बिग वे। और इसमें भी जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है वो अवेयरनेस है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं, दे से दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द रिसर्च। व्हाई? बिकॉज दे थिंक कि दे आर बीइंग यूज्ड एज गिनी पिग्स। दैट इज नॉट द आइडिया। लोगों को हमें समझाना पड़ेगा, हमें उनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी। जब ये इतने मल्टीनेशनल फेज 3 ट्रायल्स व्हेन दे कम टू आवर कंट्री, देन वी शुड एक्चुअली एनकरेज, बिकॉज ना केवल दवाइयां आएंगी, बिकॉज ज्यादातर दवाइयां आज की डेट में क्या होता है वेस्टर्न पॉपुलेशन पे ट्राई करी जाती है क्योंकि उनके लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, और वो रिजल्ट भी हम जो देख रहे हैं वो वेस्टर्न पॉपुलेशन के देख रहे हैं और फिर फाइनली हम यूज करते हैं इंडियन पेशेंट पे। जब हमारे अपने मरीज होंगे, हमारी एथनिक पॉपुलेशन होगी, तो हम अच्छी एडवांस दवाइयां लेके आएंगे विच वी विल नो कि ये इंडियन पेशेंट्स में कितनी काम कर रही है। नॉट टू से कि इसके अलावा भी जब हम फेज 3 ट्रायल्स में हमारे पेशेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प और भी बहुत तरह की हेल्प मिलती है, एंड हेल्थ केयर will become affordable, more accessible, and which is happening because of so many schemes, Jan Aushadhi scheme and what not that is happening. The healthcare has actually changed, but it has come a very very long way. But again, lots to be done. And last, the point which I really need to talk about is the financial help. क्या आप जानते हैं कि यस हम लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक बार अगर कैंसर हो जाता है तो कोई भी उसकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो सकती? क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे कैंसर है जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होते हैं और अगर इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन आप में पाई जाती है तो हेल्थ इंश्योरेंसेस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को कवर नहीं करती क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है। क्या आप जानते हैं कि जो आजकल की नई दवाइयां आई हैं जिसे हम कहते हैं कि बहुत एडवांसेस हो गए इम्यूनोथेरेपी वगैरह कैंसर में, इंश्योरेंस अगर आपने कराई भी हुई है और अच्छे लिमिट की भी कराई हुई है तो कई इंश्योरेंस कंपनीज उस पर कैप कर देती हैं कि हम इस अमाउंट से ज्यादा ये नई तरह की दवाइयां नहीं दे सकते। सो दीज आर द बैटल्स दैट हैव टू बी फॉट by awareness, by spreading the word, and not at a small level, at a bigger level. The government is already helping us, but it has to be more focused, more planned, and in a strategic manner. So yes, we will win over cancer. The day is not far, and it has to be hands in hands. हमें सरकार के साथ हाथ मिला के बहुत सारी हेल्प हमें सरकार से चाहिए, बहुत सारी हेल्प करने के लिए हम आगे आएंगे और उसी से बहुत सारी हेल्प मीडिया की चाहिए, आप जैसे एनजीओ की चाहिए, आप जैसे लोगों की चाहिए। कैसे हम ये अवेयरनेस को फैला सकते हैं, कैसे हम अपने आप को कैंसर के अगेंस्ट और सशक्त कर सकते हैं, सिर्फ कैंसर नहीं बीमारियों के अगेंस्ट, बिकॉज आफ्टर ऑल यस वी हैव it's upon us, it's to each one of us Indians, we owe it to our nation. We owe it to our nation to have a better nation, stronger nation, and a healthier nation. With that, I say thank you. Thank you so much. पर्यावरण
कुछ भी हमारे चारों ओर है, हवा, पानी, मिट्टी आदि, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए हम पर्यावरण को राकेश आर्या जी, दिलीप अंबर जाएगी, इनाम जाएगी। मेडिकेस फाउंडेशन आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा है अवार्ड देते हुए। एक नहीं दो, बोलो ग्रुप। तो ये समाज का ऐसा You can write a book, each one of you what you've spoken. Well, before I start to thank and convey my regards to each one of you, I would like to call Mediways, the team here. I have seen them last 3 months, almost without sleep they have worked. It's the first effort which they have come to the public. Anurag, all your team, please come in front. Where is Anurag? And your team, all of you come. Give them a big hand. Well, I am Air Commodore Samadar. I have been their advisor. They started the very small scratch. They started actually. Anurag always dreamt to connect people and deliver. Actually, he keeps delivering. I have attended many of his camps in villages, in slums. In summer, you can't even sit there. I have seen them working there. I have been there myself. Please give them a big hand. They need your motivation. I have seen them taking patients who cannot afford to smaller hospitals, but with a good doctor, requesting doctor. With the one word, all these people have come today. And give them a big hand. All of them are busy, they finished their OPD and they have come here. And I take it, thank you very much. All of you have taken out your time, precious time, and given us help. Thank you very much. This is a help. You are encouraging is our help. कोई मुजफ्फरनगर में जॉब किया एक बार, मैंने कहा मुझे जैन फूड चाहिए, उसने कहा जैन फूड मिल जाएगा, पर बिना वस्त्र के यहाँ पे कहीं आप खाना नहीं खा सकते। तो समाज क्या मजाक करता है अच्छी चीजों का, है ना? आपने कहा मुझे शुगर नहीं, शुगर उसमें काम किया जा रहा है और काम करने वालों को मेडिवेज संस्था सम्मानित करती है, पुरस्कृत करती है। आज के इस अवार्ड सेरेमनी में मुझे उपस्थित रहना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं कि मेडिवेज की टीम, उसके अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी और विशेष रूप से अनुराग जी, इस टीम में जितना सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और जगह जगह पर कैंप लगा करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वह उल्लेखनीय है। और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अवार्ड देकर के पुरस्कृत भी कर रहे हैं, सम्मानित भी कर रहे हैं। जिनको अवार्ड मिला है, मैं उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं कि वे अपनी इस वृत्ति को बनाए रखें, समाज सेवा की, समाज सेवा में और आगे बढ़े। मेडिवेज भी अपने कामों में आगे बढ़े। जिस प्रकार से कैंसर उन्मूलन के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। इस काम में वो और आगे बढ़े, ईश्वर उनको सफलता दे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। और इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगी। हमारे बीच में माननीय श्री SP सिंह बघेल
पधारने वाले थे, लेकिन दिल्ली आकर भी उनका आना नहीं हो पाया है। बिहार की ताज़ा तरीन खबरें सबको मिल रही हैं, सब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो उनको बुला लिया गया है किसी जरूरी मीटिंग के लिए और क्षमा मांगी है उन्होंने आप सभी से और कार्यक्रम के आयोजकों को उन्होंने बधाई संदेश दिया है और निश्चित ही पत्र के माध्यम से हमें उनकी शुभकामनाएं मिल जाएंगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी पहली वक्ता और आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीलिमा जी को निवेदन करूंगी आप आए और अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। The esteemed dignitaries on the dais, and all those who are here for the cause of health. A healthy mind in a healthy body. It is commonly said, and when we talk about a healthy mind, we are reminded of our students. Being from the education sector, I feel it my duty to tell something about the health care among students, what preventive measures should be taken, and what is the role of universities in improving the health of our students. It is health that is real wealth and not pieces of gold or silver, as Mahatma Gandhi ji had said. And today here we are to discuss something about what are the common problems which the students encounter when they enter into the university system. And in this university system, I think some of the points which were already taken up by Dr. Talwar when he was talking and Dr. Walia when we were talking about the citizens. So who are the citizens of tomorrow? It is the students who are the citizens of tomorrow. And our Honorable Prime Minister also says कि अगर हमें अपना भारत बनाना है, कल का भारत बनाना है, तो आज के भारत के बारे में हमें सोचना होगा। अगर आज के भारत के बारे में हमें सोचना है, तो आज के भारत के स्वास्थ्य के बारे में भी हमें सोचना होगा। We talked a little bit about stress, and if we talk about the students, these students when they come into the university, they have various types of stress. It may be homesickness, because first of all they are coming out of their homes, they are missing their parents, they are missing their friends. It may be a stress of the studies, now they are in for higher studies and they have to build up their career. They may be under stress due to their family issues. They may be under stress due to financial issues. They may be under stress due to relationship issues. So when all these stress issues come, and it is that very tender age when these students, they do not feel like sharing their stress with others. So in the university system, I found that, this is a problem, how to get rid of it. How can we remove this stress from our students and how can we prevent it? So we must have a very healthy environment in the university, and when we are being in different universities, I try to analyze that how can we get this stress out of the students. And I tried in my previous university, I tried to develop a counseling center and we fixed days also, but the students, there were a very poor response of students. Then I said that why not begin, like you all talk about, all doctors sitting here on the dais of the dais, so you talk about first aid. So how about psychological first aid? So we started the psychological first aid and we had an online counseling system. So we said that students, you will not be exposed, you just write your problems and you send it on an email and we'll answer them. So maybe in this way, we could improve the stress level of the students, also sending counselors in the hostels, girls hostels, boys hostels, and in that way we could to some extent solve their problems. And above all, when we are talking about stress, how we can remove it? We can have other practices, very healthy practices in the campus. Like we can have happiness centers. We have built a happiness center here where the students, when they are in the stress, they do not have to study, they do not have to do anything. They can simply go there, listen to music, do some sort of gym or something, and they can be happy. So I think that is a wonderful way of removing stress. Also meditation, we have a yoga and meditation center where the students can go
And of course, yoga. We are also promoting yoga where the students can become more and more happy. Then we have in the students, we find sleep disorders. That is also very common because the students either they will sleep too much. We find students who are sleeping, if it is a holiday, they won't even wake up till 10 a.m. And we have those studious students also who will wake up all the night, only busy with their studies and with their examinations. So we all know that there must be a regular and healthy sleep pattern so that our students they do not fall sick. The third is, I would say, poor nutrition. Because now with all these hubs coming up and all this fast food which is coming up, our students are attracted towards this fast food or fried foods. And when they take this type of food, then obviously they are going to have health problems which are very well evident. And our students, they are, what is their routine? They get up, rush to their classes, the whole day they are doing the classes, they come back, again they are busy with their studies and they go back to sleep. Where is the physical activity? Obviously there is no physical activity. If there is no physical activity, obviously all work and no play makes Jack a dull boy. And we are producing more and more dull boys if we are not promoting this practice of making them healthy or giving them some sort of sports facilities which must be necessary. Like we were just talking that one day should be devoted only to sports where the students can come, they can play and they can be in the free environment, and I think that would also help in improving their stress levels. So now, these are, I mean, the time is short and I would have loved to make a presentation, but being very brief and just trying to highlight what are the problems which are being encountered by the students, and then what is the role of universities. How should the university maintain such a type of healthy environment in which the students feel healthy? So first of all, like you are doctors, we must have a very good team of doctors which are present. We must have pathologists, we must have physiotherapists. And we must have very good healthcare centers and also an ambulance where if the students they fall ill in the hostel or in the classrooms, we have these transportation facilities also. We must have very regular healthcare checkups. So if what we did was, especially amongst the girls, we tried to analyze the hemoglobin level. So in this, in the previous, I was in Kanpur University earlier. So there we found that amongst the girls, 60% of the girls, they were anemic. Here we have found about 45% of the girls in Sagar University, they are anemic. And these girls, we know that tomorrow they have to bring up a family. And if they do not have the proper hemoglobin level at this time, how can they pay in the future? So we have also tried to do something in these aspects by providing them iron tablets and good healthy food and fruits so that the hemoglobin level can be improved, and we are doing their regular monitoring. And above all, there must be a very supportive environment. So these students sitting all day in the classrooms, going to the libraries, no talking please, you cannot talk with each other, you cannot eat or enjoy food inside the library. So looking into this aspect, I am just trying to squeeze in a little bit of what we are doing at our university, and then I will tell you a little bit more about it. That we have tried to develop an open study center just in front of our library where our students, they can just sit there, they can study there, they can eat there, they can discuss with their friends there. So it is an open environment, and we are also having open classrooms where it is not a foundation for the students to sit inside the classroom only and do their studies. Then, of course, all universities have some sort of health facilities. But then if some student or some accident happens, we must have a collaboration with some good health centers also, or emergency centers where we can send our students in such times as and when it is required. Research and innovation. We must promote research and innovation in the healthcare system so that the students, they arouse an interest in the healthcare, and of course then also we can improve our health. And we also talked about immunization. A lot was said about immunization. So, and especially during the COVID period, immunization, during the first wave, we had no vaccines at all. Second wave, when the vaccines came, I think you remember how it was propagated that these vaccines, they are going to be very harmful, and people were very reluctant that no, we should not take these vaccines. But Dr. Hari Singh Gaur Sagar University
we ran awareness campaigns, and after that, and during the third cycle, and preventive doses also. So far we did 7,000 vaccinations in our university campus, all free of cost. So and now what we have done in our university, we have 3 doctors. Out of them, 1 is a female doctor. We have a physiotherapist, and we have about 8 staff members in our health center who look after all these health issues. We also have an ambulance. As I told you, we have a counseling center, online and offline counseling center. We have a yoga and meditation center and happiness center where the students can go. The doctors, they also visit the hospitals 2 days a week. Our doctors, there is a roster which has been made, they visit the hospitals, and also we have made a city center only a few months back. That also has become very popular, where our doctors right now we're doing 2 days in a week. Our doctors go there, and it is not only for the students, it is also for our faculty, for our non-teaching staff, and above all, our retired teachers who are sitting in the residing in the city, and they do not have proper healthcare facilities. We have organized a number of health camps. It may be blood donation camps, COVID-19 camps, ears checkup by digital otoscope, eye camps, bone marrow density checkups. And today, when we are talking about healthy food, we also know that it is the International Year of Millets. So we have held very many camps on millets, and we are using millets so popularly that even during our programs, we gift millets to our guests. So we are trying to propagate millets also in this manner. First aid facilities are not only present in our health center, but they are also provided to different departments. Sanitization, we have to be very particular because we must have a very healthy environment. So sodium hypochlorite 1% solution regularly is being used in the campus. Fogging is done so as to prevent the vector-borne diseases. And advisories are very frequently they are being released to make the people aware, our students aware, about our faculty aware of the diseases which are prevalent. Hand sanitizers, masks, that all was done during the COVID period. And just talking about the health of our students, because Madam Walia, she was also just talking about, she was remembering Churchill. I also remember Churchill because he talked about the citizens being healthy. Who are the citizens? These citizens are our students of today who are going to become the citizens of tomorrow. And it is always said, we must realize that a healthy inside must be present to produce a healthy outside. And our students are our future citizens. I think that at this juncture where we are talking about the health, we had very good lectures on the heart, we had lectures on the nephrology, about very beautifully about the kidney transplants, about other health issues, about vaccination programs. But I think we must inculcate this feeling in our universities also. But I talked about the facilities which are present in our university. It is a central university. We get these posts from the center. But how many of the universities have these facilities? That is again a very big question mark. If we talk about the state universities, if we talk about the private universities, I think we have to move far ahead. So I do hope that we start thinking on these lines also. I'm very happy when I was in Kanpur, in Bhagalpur, now in Sagar also. Whenever we approached the doctors, they were very readily they came to our campuses and we could organize these lectures. So what we are talking about is awareness. We have to take your help. The universities have to take the help of the doctors who are present in their respective cities. I'm sure that you will also extend your helping hand to the universities, and even if the universities are not demanding, maybe the doctors can also take an initiative so that we have to improve the health of our students today, so that we were just talking, Madam talked about cancer, and cancer first is cancer. It is true, we do not have these regular checkups. In US we have every year, like she was telling, mammography, every year we have these tests. And at the initial stage, only the diseases are diagnosed. So it is always prevention is better than cure. We must have these types of methods which should be present also in the universities,
and I'm sure that with our concerted efforts, it may be in the society, it may be in the university system, we will definitely be able to improve the health of all concerned. I thank you all and many ways, especially for inviting me here. I am not a medical doctor, I am a PhD doctor, but to express my views, of course, I belong to animal sciences or zoology, so I can very well understand because transplantation is also one of my favorite topics which I used to take in my MSc classes. But it has been wonderful to be with you and to share your views and to express some of my views. Thank you so much. डॉक्टर नीलिमा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी आप यहीं बनी रहें हमारे साथ। हमारे एक अवॉर्डी जो थोड़ा विलम्ब हुआ हमें आने में, श्री अरविंद जी, श्री सुमंगला प्रयागराज, आप संस्थापक हैं, कृपया मंच पर चले आए। समाज, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्कृति की दृष्टि से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री अरविंद जी मंच पर चले आए। जोरदार करतब ध्वनियों से हम आपका स्वागत करते हैं। मेडिवेज फाउंडेशन गौरवान्वित महसूस करता है आपको सम्मानित करते हुए। धन्यवाद। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान जी, जो कि हमारे सारे अनुभव उन्होंने सुने हैं हमारे स्पीकर्स के, और किस तरह से सबके अनुभव हम सब ने जो कुछ लोगों ने, मैंने देखा कुछ लोग लिख भी रहे थे। निश्चित ही रूप से जो आज हमें नॉलेज मिला है, जो आपके अनुभव सुने, और जैसे कैंसर के लिए बताया गया कि वो कितनी जरूरी है, कहीं पढ़ा था शायद हम भूल गए या जरूरत नहीं समझी, लेकिन आज हम वापस जागे हैं। थैंक यू आवर स्पीकर्स, आप सब ने हमें इसके लिए प्रोत्साहित किया है। मैं अपने मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए डॉक्टर दुर्गेश जी को बुलाना चाहूंगी, आप मंच पर आए। धन्यवाद। आज के बहुत विद्वान प्रवक्ता जितने भी हमारे हैं और समाज में जिन्होंने कुछ न कुछ किया है योगदान, क्योंकि संसार में जो व्यक्ति अपने को छोड़ के शेष के लिए काम करता है उसी को सब सम्मान भी देते हैं, उसी को सब पूज्य भी होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे यहाँ कहा गया ना कि जीवित वर्षतम सागरम अपमृत्यु। हर एक का ये उद्देश्य होना चाहिए कोई 100 वर्ष जिंदा। जैसे मैं कभी कभी सीढ़ियों पे चलता हूँ तो लोग कहते हैं, अरे आप मुझे अभी 25 साल और जीना है यार, 75। तो व्यक्ति में एक ये तो रहना चाहिए कि 100 वर्ष जीना है तो अपनी मृत्यु को कैसे, जो हमारी मृत्यु हो जाती है कभी, जो हमारी इच्छा से नहीं हुई है, उसको कैसे हम उससे मुक्त हैं। एक तो ये सबसे, ये हमारी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की नहीं है ये, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा गया है कि आरोग्य पुरुषार्थ मूल कारण। यदि आप स्वस्थ नहीं हो तो कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता, और जो पुरुषार्थ नहीं कर सकता वो परमार्थ नहीं कर सकता। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमार्थी भी हो और रोगी भी हो। और जितने संसार के रोग हैं ये सब राग से ही पैदा हो। आपको बहुत कोई अच्छी चीज लगेगी वही आपको नुकसान देगा। जिसको आप विश्वास करेंगे वही विश्वासघात करेगा। जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं वही व्यक्ति छोटी चला जाएगा। गीता में भी भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है, स्वजनम कथम हत्वा सुखिनः स्वामी महात्मा। अपनों को मार के कौन व्यक्ति है जो सुखी हो सकता है? और यहाँ पे उल्टा है, स्व को मार के कोई व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है? हमारे देश में
व्यक्ति मुझसे बोल रहा था, मैं ऐसे विदेशों में मैंने काम किया, क्योंकि मैं बेसिकली तो मैं RSS का ही कार्यकर्ता जीवन भर रहा, करीब 60 साल से। और विदेशों में जब व्यक्ति बात करता है, काम करता है, तो उनका जी वहाँ तो अंग्रेजी भी बोलना पड़ता है। और तो अच्छा है कि मैंने कहा आपका मैं आदर करते हुए हिंदी में कोशिश करूँगा कि हिंदी में मेरी सारी वार्ता हो। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, रहीमदास जी ने एक जगह लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है बहुत प्रयास करता है, व्याधि ने छाड़ साथ, व्याधि फिर भी साथ नहीं छोड़ी। रहीमन बहु वे सचकर्त व्याधि ने छाड़ साथ, खग मृग बसे आरोग्य बन हरि अनाथ के। जिसका कोई डॉक्टर मतलब वहां पहुंच जाएगा इलाज करने, वे स्वस्थ हैं। और जिनका हमें ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं हमें आपका इलाज करने के लिए डॉक्टर, वास्तव में हम जब बीमार रहने लगे तो अपने में से किसी को दया आई होगी तो वही इनका भी इलाज होना चाहिए। तो भारतवर्ष की सारी जो प्रकृति है, वास्तव में हम लंबे काल तक गुलाम भी रहे, बहुत युद्ध भी किए, ऐसे ऐसे योद्धा हुए जिसमें महाराणा प्रताप, शिवाजी। लोग कहते हैं कि समर्थ गुरु रामदास जब गांव में जाते थे तो वहां पे सब लोग सुरक्षित रहने के लिए हनुमान जी का मंदिर बनवाते थे, एक अखड़ा खोल देते, सब स्वस्थ है, इसका प्रयास है। और जो व्यक्ति अधिक स्वस्थ है पूरे समाज की पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा, माता बहनों की इज्जत भी बचाएगा। हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें से धर्म छोड़ दीजिए, चलो धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जितने कष्ट हैं वो सब अर्थ और काम के कारण से। जितनी हमारी इच्छा है पूरा उसी को भगवान बुद्ध का ही सारा है कि जैसी इच्छा पैदा होगी तो कोई न कोई कष्ट होगा। लेकिन हम जो खाते हैं, गीता कहती है युक्तहार विहार से, क्या खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, पाए कुसंग की कसन नसाई। किसी की कुसंगति वहां पा गए और कोई व्यक्ति तंबाकू की कुसंगति में आ गया तो क्यों नहीं नष्ट होगा। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि जैसे हम सब किसी न किसी के घर में पैदा हुए, माता पिता हमारे हैं, भाई बहन भी हैं, तो मेरे माता जो पिता सब है, पर उसमें कहीं हमने स्वास्थ्य के लिए भगवान को निकाला तो स्वास्थ्य के लिए माता को कहा, पिता को कहा, बंधु को कहा, बहन को कहा, सबको कहा, सखा को भी कहा, धन को भी कह दिया तू ही है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो सबसे बड़ा सुख है विदुर नीति में जो कहा गया है वो आरोग्य ही। आरोग्यम आनंद्यम संप्रवास सद्भई मनुष्य। अच्छे लोग जब मिलेंगे तब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका कोई किसी प्रकार का कर्जा नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ही सब जगह कुछ न कुछ देते रहोगे, और आपका आवास भी अच्छा होगा, वो बीमारी वाला नहीं होगा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़े। तो हम लोग वैसे नरेंद्र मोदी जी हम मेरे साथ ही है, हम लोग सब संग में एक साथ संचालक निकले। लेकिन कहने का अर्थ है कि पूरे भारतवर्ष का जो ऐसा वैशिष्ट था कि जिसमें बहुत कम लोग बीमार हैं। मैं बहुत पहले की बात है, जब मैं करीब 20-22 साल का था तो किसी गांव में, पहले मैं गांव में तो एक साधु ने कहा देखो एक काम तुम बहुत अच्छा करते हो, जो सुबह जगाते हो ना, आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो ब्रह्म मुहूर्त में जगे और वो बीमार हो, ऐसा उसने मुझे कहा। मैं तो वो तो सिंपल कोई व्यक्ति था, पढ़े लिखे भी नहीं थे वो। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा कि बात तो ठीक है। एक हमारे मित्र थे, वो तो कहते थे गाँव में जा रहे हो एक ऐसी चद्दर रखो कि सारे मच्छर खोजे फिर भी धुआं में लो। क्योंकि जो आज के
रोग इनसे फैलते हैं। एक चद्दर से चाहे भले तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो पर मच्छर ना काट पाए, ये ध्यान रखना। ग्रामीण अंचल में पहले क्योंकि आपको बिजली नहीं थी, 1 वाट पावर भी गांवों में कभी खर्च नहीं होता था, सुबह से लेकर शाम, और सारे काम चलते रहते थे, स्कूल भी चलते थे, बच्चे पढ़ते भी थे, सब पढ़ाते भी थे। और यहां तक कि चलने की क्षमता कैसी होती थी मैं आपको बता रहा हूं। एक चकिया तहसील है आजकल चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, वहां की मिट्टी थोड़ी सी जैसी वर्षा होती है तो उछलने लगती है। मेरा कार्यक्रम जो था, जो आपके राजनाथ सिंह है इनके गांव से भी और दूर, अब जाना तो पड़ेगा कि जिस काम को लिया है 40 किलोमीटर के आसपास में पैदल बिना चप्पल बिना जूते के। उसका कारण क्या था कि हम लोगों का जो जीवन था पहले ग्रामीण अंचल था, उसमें ये चलना ही होता है। और चलने के कारण से कभी कभी मैं लोगों से कहता हूँ गिरिराज जी किसकी परिक्रमा दो कि भगवान तो खुश हो ही जाएंगे, पद्मा स्वास्थ्य का भी टेस्ट हो जाएगा। पहले हमारी इतनी परिक्रमाएं होती थी, जो आपने निकमा जी ने कहा ना कि जो एक बार मैं वाइस चांसलर था यूपी टेक्निकल का, तो यही गाजियाबाद में एक बच्चे ने या बच्ची थी वो सुसाइड कर लिया। तो मैंने एक डॉक्टर को बुलाया और एक साधु जी को बुलाया, मैंने बताओ कैसे बच्चे जी माता पिता को जो है, उन्होंने कहा देखो जो मित्रता नहीं करेगा वही व्यक्ति जो है जिसमें मित्र भाव नहीं होगा भीतर से, तो कोशिश करो तो कोई बच्चा अकेला ना रहे, कोई ना कुछ का मित्र होना चाहिए। और अच्छे विचार का मित्र होगा तो वो कभी नहीं करे, मतलब विचार भी पवित्र होने चाहिए लंबे जीवन के लिए। जब विचार ही पवित्र नहीं होंगे तो मन ही मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष में नहीं, मृत्यु भी हो सकती है। वो जो मुक्ति है वो इस शरीर से भी हो सकती है। अब ये मन को कैसे अच्छा रखा है, इसको कैसे उल्टा किया जाए, ये तो है, इसको देखना पड़ेगा। तो अपने शास्त्र आजकल में एक ना बुढ़ापे में आदमी क्या करता है, ये वेद शास्त्र यही सब पढ़ता है। पहले मैंने करीब 60-70 PhD कराई होंगी अपने जीवन में। नासा में मैं साइंटिस्ट भी था, इसलिए रिसर्च मेरा स्वभाव भी था, और मैं पाथफाइंडर में ही था। ये सब मेरे साथी थे, कल्पना चावला, ये सब मेरी टीम पे काम करते थे सब। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जो व्यक्ति अच्छा होगा वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। कोई तो ये कहता था कि बच्चे को बिगाड़ दो, वो इतना राष्ट्र का नुकसान करेगा, और जो बच्चा अच्छा हो गया वो जितना फायदा करेगा इसको कोई बहुत। यदि वो बिगाड़ दिया आपने, उन्हें तो पुलिस वाले का वो भला करने वाला है, नहीं डॉक्टर का भला करने वाला है। माता पिता भाई बहन पत्नी आने वाली पीढ़ी सब उससे दुखी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाली पीढ़ी का जब वो सोचेगा ही नहीं कि मेरे लिए क्या बुरा है क्या अच्छा है, तो स्वास्थ्य कैसे सोचेगा। जो अपने में अवस्थित ही नहीं है, जो अपने बारे में अच्छा सोचता ही नहीं है, तो स्वास्थ्य पहला है। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट कहते हैं ना, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आचरण ही चला गया तो कुछ रह ही नहीं गया है। और आचरण कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, तो विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा हुआ है आचार्यों का जो आचरण है यही धर्म है। आचार्य प्रबंध धर्म। आपके जितने भी कर्म हैं, जो अच्छे लोग उन्हीं का अनुकरण करना है हमको। तो एक तो पूरे समाज के अंदर जो बच्चे हैं इनको ये पता नहीं कि मुझे खाना क्या है और क्या नहीं खाना। तो मुझे मालूम है कि मेरी माँ जब कोई चीज खिलाती थी और जिसमें मुझे ज्यादा स्वाद आता था उसी को रोक देती थी। बच्चे तो होते ही नहीं, क्या अम्मा मुझे अच्छी लग रही, तुमने रोक दिया, तो ही नहीं रही। वो कहती थी जिसमें तुमको स्वाद आएगा वही तुमको नुकसान होगा। उसका कहने का यही होता था कि व्यक्ति की जो एक भीतर की जो अभिलाषा होती है कि जो अच्छा लग रहा है वो
दुर्गेश जी को, आप आगे आ जाएं। दुर्ग सिंह चौहान जी को, सॉरी मैं दुर्गेश जी बोल रही हूँ, प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी जो कि हमारे सीनियर हैं, इनके बहुत सारे अनुभव हमारे साथ साझा भी हुए हैं, हमने सुना भी। आपका एक बार आभार व्यक्त करती हूँ और लाइफ टाइम डिग्निटरीज को मैं एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूंगी। पहला नाम मैं ले रही हूँ हमारे बीच में रमन लाल माधवलाल पटेल जी, गुजरात प्रांत से आप आते हैं, कृपया मंच पर पधारे। आप गुजरात प्रांत के निवासी हैं, विश्व प्रसिद्ध दिव्यांग विभूति एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से वरिष्ठ प्रचारक आज हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार कर्तव्य से हम स्वागत करेंगे। प्रोफेसर दुर्ग सिंह जी, रमन लाल माधवलाल पटेल जी को अभिनंदन करते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाता है। मेडिवेज फाउंडेशन बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस अवार्ड के लिए। हम सब की तरफ से आप वंदन स्वीकार करें। जोरदार कर्तव्य ध्वनियों से हम एक बार अभिनंदन करेंगे रमन लाल माधवलाल पटेल जी का। मेडिवेज फाउंडेशन द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है जवाहरलाल कौल जी को, कृपया मंच पर पधारें। आपका स्वागत, अभिनंदन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी को मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आप सम्मानित करें। जवाहरलाल कौल जम्मू कश्मीर के वयोवृद्ध पत्रकार हैं। आप चेयरमैन जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र से आए। आपका स्वागत, अभिनंदन। मेडिवेज फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपको सम्मानित करता है। जोरदार कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत, अभिनंदन। प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है। मैं तीसरा नाम लेने जा रही हूँ सर, आपको यही लेना है। हमारे बीच में भारत भूषण जी पधारे हैं। आज का तीसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको दिया जाता है। आप सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। पिछले 20 वर्षों से प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध अनुभव के साथ चुनाव प्रबंधन, जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं उनकी सार्वजनिक पहुंच के कार्यक्रमों में विद्वतापूर्ण भूमिका आप निभाते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपकी सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रमों में भारत भूषण जी ने वर्तमान में आप अनेक संगठनों एवं संस्थानों में विश्वसनीय परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं। विभिन्न संस्थाओं के आप सामाजिक आधार भी हैं। बहुत सारी संस्थाओं में आप डायरेक्टर, एडवाइजर, संस्थापक भी हैं। जोरदार कर्तव्य ध्वनियों से हम आपका स्वागत करते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेडिवेज फाउंडेशन द्वारा हम गौरवान्वित कर रहे हैं। आगे आने वाले उन लोगों का मैं नाम ले रही हूँ जो केवल एक समाज का अंग नहीं है, समाज सुरक्षा संस्कृति की दृष्टि से वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। अगर हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जो मैंने रिपोर्ट इनके साथ शेयर की थी, तो मैं वहीं पे फोकस करूंगा। हालांकि मैं डॉक्टर वालिया के बारे में कहना चाहूँगा कि शी इज स्पेशलिस्ट ऑफ दैट ऑर्डर, लेकिन जितना प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में इन्होंने बात की है, आई थिंक इट इज रियली क्रिटिकल। एंड अबाउट एडल्ट वैक्सीनेशन, आई मस्ट से दैट एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में भी बताऊंगा आपको मैं। अगर आप कोविड से पहले किसी भी अडल्ट से पूछिए कि आपने वैक्सीन लगवाई है, तो 9 out of 10 विल टेल यू हाँ हमारे बच्चों ने लगवा लिया, बिकॉज एडल्ट वैक्सीनेशन का किसी को पता ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, तलवार साहब
कि एक बार डॉक्टर सेठी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी आज से 5-6 साल पहले, तो उसमें मुझे याद है 400 कार्डियोलॉजी के लोग बैठे हुए थे और मुझे उन्होंने कहा कि आप बताइए एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में। तो मैंने पहला ही सवाल ये पूछा कि भाई 9 वैक्सीन है, आप में से कितने ये बता सकते हैं कि 9 वैक्सीन कौन कौन सी है? आई मीन हार्डली 20 पीपल रेज है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में वैक्सीन है या सिंपल फ्लू के बारे में, तो हर एक को प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम हो ही जाता है आपको। अगर आप हर साल एक फ्लू की वैक्सीन लगवा लें, 1800 रुपए की आती है, इट कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स। अभी आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन शिंगल्स के ऊपर एनडीटीवी के ऊपर आजकल बता रहे हैं, क्योंकि हर्पीज जो आप जानते हैं नॉर्मल वर्ड्स में ये होती बहुत कम है, लेकिन जब होती है तो इतनी परेशान कर देती है आदमी को। हालांकि उस वैक्सीन की कॉस्ट शायद करीब 10,000 है एंड 10,000। हाँ 10,000। तो इसी तरह से न्यूमोकोकल ने बताया तो एनीवे एक्चुअली इसके बारे में जरूरत है दैट वी एटलीस्ट हेपेटाइटिस जहाँ लोग इसी जगह पे काम करते हैं, तो इस तरह की वैक्सीन है जो कि हमें अभी प्रचार करना है। तो आई थिंक थैंक्स वेरी मच फॉर दिस इनिशिएशन। नाउ लेट मी टेल यू दैट जो मैं थोड़ा सा आपने 2 स्पेशलिस्ट टॉक सुन लिए ऑलरेडी, एक नेफ्रोलॉजी का भी सुन लिया और तलवार साहब आपको आई एम श्योर लेकिन एनीवे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा बहुत ही संक्षिप्त में कि अभी हमने एक रिपोर्ट सबमिट की थी गवर्नमेंट को, जो मैंने कमोडोर समदर को दी थी उस दिन। तो उसमें हमने ये बताया है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर आप देखें, सबसे पहली अगर आप जागरूकता मुझे पूछे मेरे से कि हेल्थ केयर को पॉलिटिकल एजेंडा में किसने बनाया, सबसे पहले, अदरवाइज कोई बॉदर नहीं करता था हेल्थ केयर। तो मैं नाम लूंगा डॉक्टर राजशेखर रेड्डी का, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2007 में उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी आरोग्यश्री, कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन को 100 इतने लाख रुपए का बीमा फ्री है एंड आप किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हो। वहां से शुरुआत हुई। 2 साल के बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने शुरुआत की, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद सडनली 2017 में हमारे प्रधानमंत्री ने पहली बार नई पॉलिसी बनाई और 2018 में मतलब वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी, जिसमें 500 मिलियन 50 करोड़ लोगों का बीमा उन्होंने अनाउंस कर दिया 5 लाख रुपए का। ना मैं ये मानता हूं कि ये एक शुरुआत हुई है 2018 में। हालांकि 50 करोड़ को अभी तक कार्ड इशू नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन। वहां आपकी फाउंडेशन काम कर सकती है, फिर से मुश्किल से अभी 50% लोगों को वो कार्ड इशू हुए, बट एक शुरुआत हो गई है। उसके अलावा प्राइवेट इंश्योरेंस अभी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अभी आपने 25 तारीख को एक ऑर्डर निकला है कि अगर आपके पास कोई पॉलिसी है और उस पॉलिसी के पैनल के ऊपर मान लीजिए 10 हॉस्पिटल हैं, आप 11वें हॉस्पिटल में चले जाइए या 12वें में चले जाइए, तब भी आपकी पॉलिसी वहां पे मानी जाएगी। दैट मीन्स द रेंज ऑफ इंश्योरेंस नाउ इज कंट्री वाइड, मतलब ऑल हॉस्पिटल इन ए वे आर नाउ ऑन द पैनल ऑफ द इंश्योरेंस इन ए वे। तो ये बड़े सुधार अभी हो रहे हैं। और उसके अलावा जो बहुत बड़ा सुधार हो रहा है वो ये हो रहा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसके अंदर अगर, क्योंकि देखिए मैं अब 2-3 चीजें पहले उससे और बता दूं आपको, मैं इस स्टडी में हमने ये बताया है गवर्नमेंट को कि इस समय देश में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड मिला के अगर हम रेशो निकालें तो वो आता है 1.5 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, 1.5 बेड पर 1000 पॉपुलेशन, जबकि WHO का रिक्वायरमेंट है फॉर द डेवलपिंग कंट्री 3.5 बेड्स। इसका मतलब हमें डबल से ज्यादा बेड भी बनाने हैं। एक बात, उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो कि मेरे जो गवर्नमेंट में फ्रेंड्स हैं हमारे, उनको भी जब हमने दिखाई तो उनको भी बड़ा ये यानी एक तरह से सरप्राइज हुआ कि हमने स्टेट वाइज निकाला है तो 0.3 बेड्स आते हैं बिहार में, 0.3 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, आप अंदाजा लगाइए। और कर्नाटका में है 4.2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन।
तो आप ये देखिए कि कितना अन्याय मैं कहूँगा होता है जनता के साथ, पर्टिकुलरली बिहार की जनता के साथ, कि एक्चुअली किसी को पता ही नहीं था अब तक कि इससे इतनी हालत खराब है। दैट इज वाई यू सी बिहार के लोग बेचारे भाग के दिल्ली जाते हैं, सीएमसी वेलोर जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे बेड्स नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट को अभी ये एक्चुअली समझना है, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कि हमें जो है अपनी डेंसिटी के हिसाब से बेड्स को मतलब बढ़ावा देना है। सरकार के पास पैसा इतना होता नहीं है, लेट मी टेल यू, हेल्थ केयर में, क्योंकि पैसा उनका कहीं और जा रहा है। तो सबसे बड़ा आसान तरीका है कि आप प्राइवेट सेक्टर को और इंसेंटिव दो और उनको बढ़ावा दो। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी चीपर दे दो, जमीन थोड़ी सी चीपर दे दो, लोन चीपर दे दो। इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे तो लोग इन्वेस्ट करने के लिए अभी भी तैयार हैं। तो ये एक बड़ी स्टडी है, मैंने आपको डिटेल अभी नहीं बताया इस बारे में। एक और एस्पेक्ट है कि मान लीजिए कर्नाटका में 4.2 बेड्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बेंगलोर में चले जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे 5.6 बेड्स, और शिमोगा में चले जाएंगे कर्नाटक में, वहां मिलेंगे आपको 1.5। तो स्टेट में भी बड़ा वेरिएशन है। तो एक और उदाहरण आपको देता हूं मैं कि तेलंगाना में हमारे स्टडी में 125 अस्पताल ऐसे निकले जिनके पास 100 बेड से ज्यादा है, मतलब वो टर्शरी केयर में आ जाते हैं। लेकिन 125 में से 118 हॉस्पिटल कहाँ है? हैदराबाद, सिकंदराबाद में। इसका मतलब बाकी जितने भी एरियाज हैं तेलंगाना के, उनकी हालत खराब है, उनके पेशेंट को भाग के हैदराबाद ही आना है, चाहे वो 300 किलोमीटर। तो इस तरह की जो चीजों के ऊपर अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा, और अभी तक उसका ध्यान दिया नहीं है। लेकिन इसका एक और भी कारण है, वो भी आपको हम डिटेल में नहीं बताएंगे। लेकिन हेल्थ के ऊपर मैं यही कहूंगा कि इस समय ऑल गवर्नमेंट्स नाउ आर फोकस्ड कि हमें कुछ करना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बिकम इलेक्शन एजेंडा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि कौन सा प्रदेश, कौन सी पार्टी हेल्थ के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही हो तो एटलीस्ट ये अच्छी बात है। दूसरी बात आपने देखी होगी कि जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार का एग्जाम्पल मैं फिर से ले रहा हूँ। आज से 4 साल पहले वहां पे 13 मेडिकल कॉलेज थे, पौंडीचेरी में 9 मेडिकल कॉलेजेस थे। तो यानी बड़ा वेरिएशन हमारे देश में रहा है। जब मेडिकल कॉलेजेस नहीं है तो बच्चे वहां पे डॉक्टर बनेंगे ही नहीं, और अगर बच्चे डॉक्टर बनेंगे वो बनेंगे जाके तमिलनाडु में या कर्नाटक में, वहीं पर नौकरी करेंगे। तो इसलिए जो है बिहार या यूपी फॉर एग्जाम्पल, यूपी में अभी एक सुधार हुआ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुलने की मुहिम चालू हो गई है, और अभी वहां पे बेड डेंसिटी भी करीब 1.45 है। तो लेकिन मतलब बहुत कुछ इस मामले में करना है हमें। और लास्ट में मैं कहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक स्मार्ट सिटी के ऊपर दोबारा रिव्यू हुआ है। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आई थिंक आज से 7 साल पहले लॉन्च हुआ था। तो हमने उसमें यही कहा कि ईच स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट शुड इवैल्यूएट द नंबर ऑफ बेड्स फर्स्ट। नंबर ऑफ बेड्स, पॉपुलेशन कितनी है, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कितने बेड्स होने चाहिए, कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होने चाहिए, ये सारी चीजों का अभी अध्ययन हो रहा है। तो इस तरह से मतलब हेल्थ केयर मैं कहूंगा एटलीस्ट ए बिग अवेयरनेस हैज कम। एंड लास्टली मैं कहूंगा अगेन डॉक्टर वालिया की तरफ से, जैसे उन्होंने कहा प्रिवेंशन के ऊपर, तो एक स्टडी है NHS की, हालांकि वो इंग्लैंड के लिए रिलेवेंट है। उन्होंने कहा 1 पाउंड अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर या प्रोमोटिव हेल्थ के ऊपर लगाएंगे तो आपके 5 पाउंड बचेंगे क्यूरेटिव पार्ट के ऊपर। और अगर मैं इंडिया में लगाऊं वो फॉर्मूला, मेरे ख्याल से हमें 10 हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे 1 रुपया अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें ऑन प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव, आई थिंक वी कैन सेव 10 रुपीज ऑन दी क्यूरेटिव पार्ट। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो इस तरह की फाउंडेशन है उनको ये काम करना है। Thank you, Dr. Dhyani, for a short but very informative speech of yours. Last but not least, I would request Padma Bhushan, Dr. K.K. Talwar, one of the doyen of cardiology, and now Chairman PSRI Heart Institute, to come and share his views, please. Dr. Talwar. Guest on the dais, distinguished guests and the participants, ladies and gentlemen. पहले मैं समाचार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को उन्होंने आज ये मौका दिया
बट जब मेरे को कहा था मेरे पास वॉज नॉट श्योर कि मेरे को क्या सब्जेक्ट, आई एम कार्डियोलॉजिस्ट, तो जब मैंने डॉक्टर की देखा तो मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट सोच के नहीं आया. बट एनीवे I am going to share with you a couple of things in medicine and medical field. One is the healthcare, and then I think because industries or the technology का क्या status है, maybe in the end I will say something about cardiology. But I won't take much time, knowing about the time constraints. Health में बड़ा जरूरी है कि health care should be affordable. And I think in this respect, अगर देखा जाए जो हमारी गवर्नमेंट ने अभी जो स्टेप लिया, I think we need to also salute the present government and our Honorable Prime Minister about the Ayushman Bharat. Now 10 crore families, तो डॉक्टर ने कहा कि हर एक फैमिली मेंबर में around 40-50 crores are covered in that. 5 lakh की fire insurance, which is I think very demanding. Because then a person who otherwise helpless, because today the cost of treatment is so high, particularly for the private, government sector, of course, no doubt they are mostly free, but then they rush also. They are in the quality center. If you go to AIMS, you will see. You go to PGI Chandigarh, you will see what happens. So anyway, that was very important. But my only submission is that though these 10 crore families are covered, there is a large segment of middle class in our country which are not insured. Today, if somebody is medically insured, he doesn't hesitate to go to a private hospital because he is insured. He is confident that suppose मेरे को कहा ये ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो अपना कार्ड कहता है मैं insured हूँ, तो he doesn't have to carry that kind of stress on his mind. Whereas the large segment of middle class family, I think they go through that, maybe they are not insured, and suddenly if you go to a government setup, sometimes you don't get a bed, you go to private, they ask you to deposit. So I think that affordability is very vital, and I wish the present government also takes steps to make sure some kind of a subsidized insurance for this category. The family may pay something, the government pays something, so I think that is one I personally feel that will be very sort of an immense help to the society, so that one is confident of getting. If you get ailment, that means as a medical professional, I tell my juniors, my colleagues, any patient for us, I think we have to do our best to him, because today, I mean, anybody, we can be patient. And so I think whenever you come across a patient, think that if I'm a patient, what I expect from the doctor that he will do for me, try to do that way. And nobody is immune to ailment, and nobody knows who can be sick. So I feel that affordability is one area, but I think the society, the government, we all have to work. And that's why the charitable organization, which trust which make hospital and then they make it more affordable, is another kind of thing. I think we often used to, I feel that government should invest in public sector, should support the charitable sector, and should facilitate the private sector. All sectors are important, so that is one. And in affordability, two areas which I think is one is the emergency. I think during emergency, there has to be some that 24 hours first should be, any hospital should provide a kind of a care whatever is needed, irrespective whether he is able to pay or not. Now, here comes a big question. Sometimes the Supreme Court made this kind of a that they should be done. They put it to medical council. When I was there, that how the government should then try to reimburse. And some modality has to be found out. So I think that gap is still staying, but I think emergency is on the first 24 hours kind of a thing. I think there should be an effort. The person should not have a tension that here is somebody's relation has an accident or some serious issue, and just because of money is not able to. So I think there is another area which I think the society has to think, the government has to think, to make sure that during emergency nobody sort of has that kind of a stress.
I mean, the other third part is I'll say that most of the ailments, whether we call it non-communicable, cancer is the issue, chronic like cardiac issue, kidney diseases, it is social determinant. The social determinant of health, I think that's very, very vital. Where also I think the government has to put like the pollution was stopped. But the environment we have to now. We know today that we may not be smoking, but we are smoking all today. So social determinant includes like environment, adulteration in food. I think that's another area. It should be strict laws. Recently, I think I read in the newspaper that sometimes the road these days and people are selling good or shakkar, all kinds of things. They say 80% of that was. So adulteration is one issue. And then of course sanitation. And then if you take and sort of healthy water, if you have these kind of things, you can prevent lot of ailments, both communicable as well as non-communicable. Non-communicable exercise. Now we look at the exercise today in the schools. There may be 1 hour or 45 minutes of the period for sport, that's all. And today in bigger cities, children come back home, they are lost in their apartments, there is no playground. So they say the health of the nation is in the field, in the schools, in the colleges. I for one will say that on Saturday, the school should run only for sports. You say, why 2 hours, 3 hours, let the children go to the school for sports. I think these are some of the things which doesn't cost much. I think there has to be some kind of a mechanism, some kind of thinking, planning that we need to create these social determinants which are important to keep somebody healthy. I think we should also feel very proud that today in the medical field, I think we feel sort of happy or we can all be proud that today we have hospitals, we have expertise which can compete with any kind of healthcare in the world. And providing a same quality care at least 1/10 or even less than that, what the Western countries provide. Why we say today we are getting patients from adjoining countries, from the African countries, because they know the quality is same, they put the best, but the cost is much less. So I think that's another sort of we have the expertise today in every field that we can compete with any kind of healthcare facilities outside. And I think we have doctors which have more compassion than outside. I can tell you, those who have gone abroad, whether to gone to developed nations, African, or even to Gulf regions, the public local feel more happy to contact Indian doctors because probably we are taught more compassion here than probably what is taught there outside. People will pick up telephone even at night, and you can't think of imagine this thing happening abroad or anybody. The secretary might pick up and say, "Oh, he's not." So like that things, but medicine is a field of devotion, and I think doctor is devoted to his patient. I mean, if you have been given this opportunity that you all can serve society, you can't. You are serving as well as doing your profession also. Now, a few words about my specialty of cardiology. Of course, technology, I must say that one thing we are very, long time back I was, and there was one of the very former Prime Minister once mentioned, so that we are very rich in software, but we have a little poor in hardware. And that is what we have nowadays. I mean, the present government is make in India, made in India. I think that's the we must have sort of technology here also, then can also make it healthcare more affordable. Now, something which probably we will do it are like when you look at stent. I know in cardiology, the stent is 1 lakh or something, and the government has not paid care. But Indian stents are far cheaper, maybe as good as the others. So I think technology is one area we need to invest more
We need to sort of innovate more to have our own kind of hardware so that we can sort of provide healthcare at a more affordable kind of. In cardiology, I just like today, there are TV channels also. I think the last 1 month, younger people getting contacts. That has been concerned. People, some celebrities died while sort of in the gym, and that has been concerned by. And then some of the media probably even talking and try to focus. No, maybe is the COVID vaccine responsible? And I think I was also asked on one of the channels. I think we should. I said, where is the proof? You should unnecessarily should not just because so I will say that young people, what we feel that there is a no doubt. As such, we Indians or South Asians are 4 or 5 times more prone to heart attacks at younger age as compared to the Caucasian population. And this data is very clear. We even published from when I was working in AIMS, we had a data with our data plus one of the university in USA to get younger is heart attacks. And of course, maybe there is something in our gene that probably may be making us more prone to it. Then the social risk factor. The smoking is the commonest risk factor in young people getting heart attacks. And then I think younger generation getting into drug abuse is another issue of a younger. Junk food and sedentary have lack of exercise. Somebody will mention that sedentary or lack of exercise is another smoking today. That you don't exercise like as much as the smoking should. So I think we need to take care of that. The younger people, we must educate them of the exercise benefit, avoid junk food, and of course smoking, alcohol. So these are some of the things which are making our younger people more prone to heart attacks. Of course, another factor which I like to sort of share because there are very distinguished people here is the stress issue. I personally, as a cardiologist, when we are analyzing all this, I think today our younger generation is going through far more stress than what probably we went through around that. Today, you are working most of the jobs in the corporate. Earlier you had more in the government sector, you are secure, nobody can fire you, even if you do anything, and tomorrow you have no job security, you are always stressed. And in our culture, you are not only worried about yourself, your family, your parents, your younger brothers, sisters, and we have very limited social security. Outside there is a lot of social security. If you are not in job, the government is going to pay you some money. So I think stress is one factor which our younger generation is going through, and we need to create an environment, we need to create something to make sure that some way, of course we have to educate them to do exercise which helps to lower stress, be more religious, be more practical, but we need to bring some kind of a social security to them. And this is particularly to the corporate. It's becoming not uncommon to find younger people coming to us. They're so scared. किसी को जैसे heart attack हो गया, मेरे को ना हो जाए. I mean, they spend money on testing just because of fear. And one is worried that tomorrow is my organization doesn't tell me something else. What will I do? And here, the education in abroad is free till 12, almost free. Today, if somebody is teaching his children in school, you know the government school is right, the fees of the private schools. And if somebody comes to this, I'm not sure about my job, even when I was in this mental stress and mental stress. So I think we need to, this aspect, which I think is very important, to that how we try to tackle, how to help our youngsters to not to really sort of teach them, train them, as well as repeat something like a sophisticated. I mean, there's two things that I thought I'd share with you. Thank you so much, Samajat sir, for this opportunity. Thank you, Professor Talwar. And thank you, everyone. We have a collective experience of more than 50 years on stage today. So thank you, everyone, for sharing their views, their experience. And
No, I didn't want to mention their age. So, I let Monica ji take ahead the program. Before that, can we have a group photographs of the experience in the stage? Please, everyone. ज़्यादातर कैंसर के केसेस एडवांस केसेस में आते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आज हम 1 रुपया प्रिवेंशन में, मतलब अगर सही चीज़ में, बीमारी से बचने में लगाते हैं, तो आने वाले टाइम में हम 10 रुपये के करीब और उस कैंसर के इलाज में सेव करेंगे। तो ये हमारे सिर्फ हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं, हमारे देश के लिए नहीं, और हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि हम हेल्थ केयर को सीरियसली लें। स्पेशली ये अवेयरनेस में कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों में हम कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे उसको अर्ली पकड़ सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर फोकस करें।